गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। चैप्टर 1 आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आइए, आप लोग क्लास 6 में जब होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शंस जनरली दो प्रकार के होते हैं, अभिक्रियाएं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो रिएक्शन नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने चेंज नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। ऐसे चेंज जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, जो रिवर्सिबल है, जिसको हम बदल सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कागज़ को मोड़ना, फिर कागज़ को खोल दिए, ठीक है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कागज़ जला दिए तो राख बन गया, तो न्यू सब्सटेंस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो खैर वो क्लास 6 का टॉपिक था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें जो है क्लास 10 में जो है ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, उसको स्टडी करना है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कह रहा है कि रोज़मर्रा की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको क्या करना है, हमें सोचना है, कंसीडर कीजिए। एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, और फिर सोचिए क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। पहला है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कह रहा है कि दूध को, मिल्क को, अगर हम, ये सब जो है दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, इसी को हम लोग को स्टडी करना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। पहला लिखा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के मौसम में अगर दूध को हम ऐसे ही छोड़ दें नॉर्मल टेम्परेचर पर तो क्या होगा। दूसरा है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर लोहे का कील है या लोहे का तवा है या लोहे का पैन है, उसको हम ऐसे ही ह्यूमिड माने नमी वाले वातावरण में छोड़ दें, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा। तीसरा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर अंगूर का क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, किण्वीकरण हो जाएगा, तो क्या होगा। फूड इज कुक्ड, भोजन को पकाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद लिखा है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड का अगर क्या करेंगे, डाइजेस्ट कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है, भोजन कैसे भोजन अगर पचता है तो क्या होगा, और जो है आपका वी रिस्पायर, और हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, सांस लेते हैं तो क्या होगा। तो इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। तो पहला है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के मौसम में अगर हम दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, दूध खट्टा हो जाएगा, दूध फट जाएगा, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं। मिल्क गेट्स क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा मिल्क, दूध नहीं। दूसरा क्या लिखा है, लोहे का तवा या पैन या नेल, आयरन नेल को अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, नमी वाले मौसम में रखेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। हवा में, वायु में जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। वायु में जल की मात्रा कितनी है उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है।
ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि हमें रोज़मर्रे की जो जीवन है उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमको यहाँ समझाया जा रहा है कि अगर दूध, पहला बताया कि मिल्क को अगर खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो दूध खट्टा हो जाएगा। तो दूध में यहाँ चेंज देखने को मिला, पहले दूध अच्छा था, फिर दूध फट गया। दूसरा, लोहे का तवा को कह रहा है कि नमी वाले मौसम में रखें। तो नमी वाले मौसम में रखेंगे तो क्या होगा, वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएगा। आयरन तवा, पैन और नेल, तो उसमें कोरोजन शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। आयरन क्या होगा, कोरोड होगा, कोरोजन उसमें स्टार्ट हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको कहते हैं। लोहे के कोरोजन को क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। तो रस्ट आना शुरू हो जाएगा, ब्राउन और फ्लेकी लेयर उस लोहे के सरफेस पर जमना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिशन उसका शुरू हो जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर का अगर फर्मेंटेशन करेंगे तो किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फूड इज कुक्ड, भोजन कच्चा रहता है, उसको पका लेते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और फूड गेट डाइजेस्ट, भोजन पहले हम लोग खाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाके क्या हो जाता है, पच जाता है, तो क्या होता है, फिर वो बाद में फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वी रिस्पायर, और हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारा चीज़ बता रहा है कि ये सिचुएशंस हैं, ये कुछ परिस्थितियां हैं डेली लाइफ का, ठीक है। और इसके बारे में हमको सोचना है कि मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो क्या होगा गर्मियों में। आयरन तवा को अगर एक्सपोज कर दें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा। तो फूड जो है, भोजन जो है हमारे शरीर में पचेगा तो क्या होगा। और हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या होगा। तो ये सभी परिस्थितियों को हमने अध्ययन किया। इन ऑल द अबव सिचुएशंस, इन सभी सिचुएशंस में, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, सभी सिचुएशंस में, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, सभी सिचुएशंस में, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। कह रहा है कि सभी परिस्थितियों में हमने जो देखा कि प्रकृति और आइडेंटिटी, नेचर और आइडेंटिटी जो इनिशियल सब्सटेंस का था, हैव समवॉट चेंज्ड, उसमें क्या आएगा, कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। कुछ न कुछ शुरुआत में जो उसका अवस्था था और जो बाद में उसका अवस्था था वो क्या हो गया, बदल गया कुछ न। पहले दूध अच्छा था, बाद में दूध फट गया। पहले लोहा में कोई जंग नहीं लगा था, बाद में जंग लग गया। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हुआ तो बाद में अल्कोहल में बन गया। फूड पहले कच्चा था, बाद में पक गया। तो कह रहा, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। कह रहा है कि अवस्था का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसके बारे में हम लोग अपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में, पहले के क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो एक बेसिक सा बस अंतर दिमाग में बैठा लेना है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसको हम बदल सकते हैं और उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं। और वो जो है एक नया सब्सटेंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे आम का एग्जांपल ले लीजिए। आम, कच्चा आम है, रॉ मैंगो, फिर राइप मैंगो हो गया, वो पक गया। तो आप पका हुआ आम को फिर से कच्चे आम में तो नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज में आ जाए। केमिकल चेंजेज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस को हम बदल नहीं सकते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कागज़ है, कागज़ को जलाए, जलने के बाद वो राख में बदल गया, तो राख में बदला तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। और वही सिर्फ कागज़ को हमने फोल्ड करके रखा, फिर कागज़ को खोल दिया, तो फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होगा और उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि केमिकल चेंजेस क्या होंगे, इरिवर्सिबल, और उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो यही था जिसको हमने एक बार रिकॉल कर लिया, फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर का, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। आगे है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ये ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर भी अब हमको केमिकल चेंज दिखाई दिए, इसका मतलब
क्या हुआ वहाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे आम पका तो वो केमिकल चेंज हुआ, कागज़ जलाए तो केमिकल चेंज हुआ, तो वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स, जब कभी भी केमिकल चेंज होगा तो वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन हुआ। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मींट बाय केमिकल रिएक्शन, आप शायद अब तक सोच रहे होंगे कि आखिर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, तो चलिए कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को, जिसके द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, इन सवालों का उत्तर ढूंढेंगे, टू फाइंड द आंसर टू दी क्वेश्चन। तो आइए एक एक्टिविटी यहाँ पर किया हुआ है, इस एक्टिविटी को हम लोग को देखना है। क्वेश्चन पहले ही जो है इसमें बता दिया गया है कि ध्यान रखने योग्य बात क्या है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें शिक्षक की क्या लेनी है, सहायता लेनी है। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें शिक्षक की क्या लेनी है, सहायता लेनी है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, और ये अच्छा रहेगा कि अगर विद्यार्थी जो है, बच्चे जो हैं वो आई ग्लासेस, चश्मा पहने रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए ये जो एक्टिविटी इसमें क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एयर में हमको हवा में क्या जलाना है, मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं। एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास, और ये जो वॉच ग्लास जो देख रहे हैं इसमें, ये है वॉच ग्लास, तो इसमें जो है हमको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा होगा, ये चीज़, यही हमारा एक्टिविटी। तो इसके लिए देखिए क्लीन है मैग्नीशियम रिबन, करा सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए वो मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, कैपिटल M स्मॉल g। तो मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है इस एक्टिविटी को करने के लिए, जो 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, तो कह रहा है सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे 3 से 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसको सैंड पेपर से रगड़ेंगे। सैंड पेपर आपने देखा होगा घर में पेंट करने के समय, जब लोग आते हैं पेंटर, तो दरवाजे में भी पेंट करते हैं, तो वो एक कागज़ से, खुरदरा रफ कागज़ से, कागज़ का टुकड़ा मोटा फुट जैसा कागज़ होता है, उससे रगड़ते हैं आपके दीवार को, ठीक है, वो रफ होता है दीवार को, गेट को, तब उसके बाद वो लोग पेंट या चूना वाइट वॉशिंग करते हैं, तो उसको सैंड पेपर कहा जाता है। तो कह रहा है उसी सैंड पेपर से क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 से 4 सेंटीमीटर वो मैग्नीशियम रिबन क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको क्या करना है, रगड़ना है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, उसके बाद क्या करना है, उसको एक चिमटा से, ये देखिए ये है चिमटा, तो चिमटा से क्या करना है, पकड़ना है टोंग की मदद से। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटा से पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प से क्या करना है, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प, और नीचे ये बर्नर है, बर्नर में ये स्पिरिट लैम्प से जलाना है, ठीक है। एंड कलेक्ट द एश, और उसका राख जो भी बनेगा, सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1, ये जो चित्र दिया हुआ है 1.1, इसमें ये वॉच ग्लास है, ये जो बर्तन देख रहे हैं ये क्या है, वॉच ग्लास, इसमें क्या करना है, जमा करना है। और कह रहा है कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को कोशिश करना है कि जितना हो सके, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, अपनी आँखों से दूर रख कर के क्या करना है, जलाना है, ठीक है, अपनी आँखों से दूर रख कर के क्या करना है, जलाना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी तो हमने किया, बट इससे हमने क्या सीखा तो आगे अभी पता चलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि आपको पहले जो मैग्नीशियम रिबन लेना है और चिमटा की मदद से पकड़ करके जलाना है, ठीक है। और फिर जो राख बनेगा उसको बस ये वॉच ग्लास में, जो प्लेट जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको वॉच ग्लास कहा जाता है, तो उसमें इकट्ठा करना है। तो कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, डैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो एकदम चमकता हुआ, डैजलिंग, डैजलिंग मैंने वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट, एकदम वाइट फ्लेम, सफ़ेद रंग के फ्लेम के साथ जलेगा, एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और फिर सफ़ेद पाउडर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। डैजलिंग फ्लेम मतलब आप देखे होंगे स्पार्कलर्स, जैसे आप छुरछुरी जलाते हैं दीपावली के समय में, अलग अलग कलर का, जैसे रेड कलर का तो पूरा रेड रेड एटमॉस्फेयर हो जाता है, ग्रीन जलाते हैं तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसी टाइप का सफ़ेद रंग का ये फ्लेम हो जाएगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, you must have observed magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वह एकदम चमकता हुआ, वेरी ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और वो फिर सफ़ेद पाउडर में क्या हो जाएगा, बदल जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर है, इस पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो बनता है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण बनता है हवा में। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, तो रिएक्शन की वजह से बनता है, बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हवा में जो मौजूद रहता है उसके रिएक्शन के कारण बनता है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो है वो एकदम चमकता हुआ वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और सफ़ेद पाउडर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और दिस पाउडर, वो जो वाइट पाउडर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसको कि हम MgO कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है और हवा में हुआ, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट्स करता है, ऑक्सीजन की वजह से जलता है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबसन होने के लिए, बर्निंग होने के लिए ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। तो ये पहला एक्टिविटी था, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी देखिए, 2-3 एक्टिविटी यहाँ आपको दिखाया गया है समझाने के लिए। दूसरा एक्टिविटी क्या है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, लेड नाइट्रेट ले लेना है। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, PbNO3 ले लेना है। लेड नाइट्रेट के लिए हम क्या ले लेना है, PbNO3 सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटासियम आयोडाइड, फिर उसमें Ki मिलाना है। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, और देखना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि क्या होगा। तो ये देखिए फ़ोटो है, ये तीसरा वाले रिएक्शन का फ़ोटो है, दूसरा वाले का नहीं है। दूसरा वाले को आपको करके देखने कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तीसरा है टेक अ फ्यू। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है कि एक सॉलिड प्रोडक्ट बाहर आ जाना, जैसे दूध फटता है तो दूध फटने के बाद देखते हैं कि उसका जो फेना, या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, छेना जो है वो बाहर आ जाता है सॉलिड की तरफ, पनीर जैसा फटने के बाद, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो उस टाइप का ही प्रेसिपिटेट का यहाँ फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे। आगे है एक्टिविटी 1.3 है, ये वाला एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, कह रहा है जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेना है। इस एक्टिविटी का फोटो आपका यहाँ दिया हुआ है कि जिंक ग्रेनुअल्स लेना है, जिंक का टुकड़ा लेना है इन ए कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क में, और टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। मैंने डाइल्यूट पतला, केमिस्ट्री में आप दो वर्ड जरूर सुने होंगे कि डाइल्यूट और एक कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। तो कह रहा है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का जो है टुकड़ा लेना है आपको, जिंक का छोटा छोटा क्या लेना है, टुकड़ा लेना है जिंक ग्रेनुअल्स का, इन कोनिकल फ्लास्क। ये जो आप फ्लास्क देख रहे हैं ये वाला, ये कैसा फ्लास्क है, ये कोनिकल फ्लास्क। तो टेक अ फ्यू ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल, जिंक का Zn का टुकड़ा ग्रेनुअल्स लेना है, नीचे आप फोटो में देख सकते हैं। इन ए कोनिकल फ्लास्क, इस तरह का फ्लास्क को बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेना है में या टेस्ट ट्यूब में लेना। ऐड डाइल्यूट, और पतला उसमें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 3 जो है एकदम एसिड जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और एक नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका नाम आप बार बार सुनेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और आपका क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो खैर यहाँ कह रहा है कि कोई भी पतला, ऐड अ डाइल्यूट, जिंक का टुकड़ा ले लेना है कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कह रहा है कि पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, मिला देना है। हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को जो है सावधानी से क्या करना, हैंडल करना है। एसिड को क्या करना है, सावधानी से हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि एसिड गिरने से जल जाएगा, हाँ तो जलने की पूरी संभावना है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, कह रहा है जब आप एक्टिविटी ये करेंगे तो क्या आपको जिंक के जो टुकड़े थे, जिंक के जो ग्रेनुअल्स थे, उसमें कोई बदलाव दिख रहा है, नज़र आ रहा है। उसके बाद कह रहा है टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, कह रहा है कि उस कोनिकल फ्लास्क को, ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसके नीचे आप टच करें या टेस्ट ट्यूब को टच करें। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या उसके टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ रहा है। तो कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे, जिंक ग्रेनुअल्स को जब हम डालेंगे तो ये क्या होगा, Zn और प्लस जब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। Zn प्लस H2SO4 करेंगे तो ZnSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। जिंक ग्रेनुअल्स में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, जिंक का हो गया Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का हुआ H2SO4, तो Zn प्लस H2SO4 जब करेंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 जो है वो आपका प्रोडक्ट हो गया, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो दो यहाँ प्रोडक्ट बना, और रिएक्टेंट्स में आपका Zn और क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जनरली 2 चीज़ें होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है। खैर वो सब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही चीज़। तो खैर ये सब जो एक्टिविटी जो किया गया, तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ में, और टच भी आप करेंगे तो देखेंगे कि गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज। एक और एग्जांपल आप अपने से भी ले सकते हैं, जैसे चूना घर में देखे होंगे, बाल्टी में डाला जाता है तो उबलने जैसा एकदम पहले का, अब तो खैर वो आता है आपका मिला हुआ मिक्स करके ही आता है। पहले घर में बोरा लोग जो लाया जाता था चूना का, ठीक है,
क्विकलाइम जिसको कहा जाता है CaO, और उसमें H2O मिला देंगे पानी तो बन जाएगा स्लेक्ड लाइम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पानी में जब चूना डाल देते हैं तो चूना उबलने लगता है एकदम तेज़ी से और वो गर्म भी हो जाता है उसका बर्तन। पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था वाइट वॉशिंग के लिए दीवारों को, तो उसमें भी आप देखते थे कि वो केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलता था। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ से हमने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, और चौथा चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़ अभी हम लोगों ने किया तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे, तो हम इससे हमको पता चल जाएगा अगर उसकी अवस्था में बदलाव आ गया, चेंज इन स्टेट, या चेंज इन कलर, उसके रंग में बदलाव हो गया, या इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, या अगर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, जैसे यही वाला रिएक्शन में अभी हमने देखा कि जिंक और जब हम सल्फरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे थे Zn + H2SO4, तो जिंक सल्फेट बन रहा था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो हमें ये सब ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें अगर हमें कहीं दिखाई दे, कोई केमिकल चेंज हमारे आसपास हो और इनमें से कोई भी अगर केमिकल चेंज हमको दिखाई दे, या इनमें से सभी चेंजेस दिखाई दे, या इनमें से कुछ जो है प्रॉपर्टीज हमको नज़र आए, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे चेंज इन इट्स स्टेट, अगर किसी का अवस्था बदल जाए, अवस्था बदलना मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस हो जाए, गैस है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो सॉलिड बन जाए, कुछ ऐसा। चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव। चेंज इन कलर, रंग अगर बदलता हुआ हमको दिखाई दे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है तो। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अगर बदलाव हो रहा है। जिस बर्तन में हम कर रहे थे, मान लो पहले ठंडा था कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब, और बाद में टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, तो जो है चेंज इन क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर में बदलाव हो गया रिएक्शन करने के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हुआ। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस, जब हम हमारे चारों तरफ जो चेंजेज हैं अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन सी डैट, हम ये पाएंगे कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। कह रहा है कि जब हम लोग इन बदलावों को अपने चारों तरफ देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होते हुए नज़र आएंगे, और वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। कह रहा है इन्हीं विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कह रहा है कि ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो केमिकल रिएक्शन को हम या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, और कभी कभी आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी नज़र आएगा। प्रेसिपिटेट हमने आपको बताया जब कोई लिक्विड से कोई सॉलिड बाहर आ जाए फॉर्म होके तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन, ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पहचान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ज़रूरी नहीं है कि पाँचों एक ही चेंज में आपको देखने को मिले, या तो एक बदलाव, एक प्रॉपर्टी कोई दिख सकता है, या किसी में 2 दिखेगा, गैस भी इवॉल्व हो रहा है और टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। जैसे जिंक वाले केस में, जिंक का ग्रेनुअल्स हमने लिया था एक कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें जब हम सल्फरिक एसिड डाले थे H2SO4, तो फिर वो क्या हुआ था, जिंक सल्फेट बना लिया ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, इवॉल्व हुआ। तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो गया और कोनिकल फ्लास्क भी हल्का गर्म हो गया। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है केमिकल रिएक्शन का, जिसके द्वारा हम कोई भी चेंज अगर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है क्या हुआ,
आपका बदलाव देखने को मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब कह रहा है कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से सिंबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को आइए हम स्टडी करते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पे केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक अब है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो एक्टिविटी जो है केमिकल इक्वेशन अब हमारा टॉपिक है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा है कि जो एक्टिविटी हमने पहला एक्टिविटी जो किया था एक्टिविटी 1.1 कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का इन अ सेंटेंस फॉर्म में इट्स क्वाइट लॉन्ग, ये काफ़ी क्या है, लंबा है। ठीक है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये एक पूरा लंबा सेंटेंस है, सेंटेंस में हमने डिस्क्राइब किया, ये जो वर्णन किया, दिस डिस्क्रिप्शन इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो कह रहा है इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको हम लोग छोटा रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, और सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इधर रिएक्टेंट साइड में उधर एरो देखे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए तो क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो इसके नीचे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एरो के, और एरो के राइट साइड में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में प्रोडक्ट लिखा है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नीचे में क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स। तो यहाँ दो टर्म और हमको जानने को मिला, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द सब्सटेंस दैट कहाँ गया, अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमको बदलाव देखने को मिलता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमको बदलाव देखने को मिलता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन या द सब्सटेंस विच, ठीक है, उसमें हमको बदलाव देखने को मिलता है, डेट अंडरगो केमिकल चेंज, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस जो बनता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, बर्निंग जब भी करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ ऑलरेडी आ जाएगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन सोच, ये जो वर्ड इक्वेशन जो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो देके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ए वर्ड इक्वेशन सोच चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। वर्ड इक्वेशन जो है रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट में बना उसको एरो के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। ये यहाँ जो एरो देख रहे हैं आप, द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, LHS जिसको कहते हैं, विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस कर करके लिख देंगे, और प्रोडक्ट को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में भी हम प्लस करके लिखेंगे। और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन, एरो हेड पॉइंट करेगा कि किधर प्रोडक्ट है और रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ इस तरफ है तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब है कि ये तो था वर्ड इक्वेशन, वर्ड में हम लिख दिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे, कह रहा है कि क्या कोई और भी दूसरा तरीका है फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या कोई और इससे भी छोटा तरीका है। तो कह रहा है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, केमिकल इक्वेशन को हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंसाइज छोटा बना सकते हैं और यूजफुल लाभदायक बना सकते हैं। इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, अगर हम वर्ड्स के बदले केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करें तो जो है हम केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा कंसाइज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूजफुल लाभदायक बना सकते हैं। इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, अगर हम केमिकल फार्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स के बदले। ठीक है, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटेन एज Mg+O2 MgO। क्या कह रहा है कि और एक छोटा तरीका है, केमिकल इक्वेशंस को हम और कंसाइज और यूजफुल बना सकते हैं अगर हम वर्ड्स के जगह उनका क्या लिख दें, केमिकल फार्मूला लिख दें। केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऊपर वाला ही रिएक्शन अगर हम लें तो मैग्नीशियम के जगह हम क्या लिख देंगे, Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन के जगह हम O2 लिख देंगे और प्रोडक्ट के जगह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसके जगह हम MgO लिख देंगे। तो Mg+O2 क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, Mg+O2 क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ठीक है, Mg+O2 क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, Mg+O2 MgO। नेक्स्ट है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द LHS एंड RHS। करा गिनने करा है कि लेफ़्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना है। तो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो Mg कितना है, 1 है। ऑक्सीजन O2 लिखा है, मैंने ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है इधर। राइट साइड में देखिए मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का लेकिन कितना है, 2 है। तो क्या ये बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस इसको क्या करना होगा, करना होगा। कह रहा काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट सेम ऑन द बोथ द साइड्स, क्या दोनों तरफ सेम है, तो नहीं है। Mg इधर लेफ़्ट साइड में अगर देखें रिएक्टेंट साइड में तो 1 है और राइट साइड में देखें प्रोडक्ट के साइड में तो Mg 1 है, तो ठीक है। Mg मैग्नीशियम तो सेम। ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में 2 है और इधर प्रोडक्ट साइड में 1 ही है ऑक्सीजन का एटम, तो सेम नहीं है। कह रहा अगर है सेम, अगर एटम्स की संख्या हर एलिमेंट की, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द, ठीक है, LHS एंड RHS ऑफ द एरो सेम, so then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced. कह रहा है कि अगर एटम्स की संख्या अलग अलग एलिमेंट की, हर एलिमेंट्स, इसमें कौन कितना एलिमेंट है, ये जो रिएक्शन है इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, एक मैग्नीशियम है Mg और एक ऑक्सीजन है O। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम्स अगर बराबर रहता तो कह रहा है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता, और अगर बराबर नहीं रहता, जैसा कि नहीं है बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, अगर ये दिमाग में आए तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9 में आप पढ़ के आ रहे हैं, तो 9 में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारा आपने लॉज पढ़ा होगा। तो उसी में एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं है, मतलब दोनों तरफ कोई भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी
और राइट हैंड साइड भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटम्स का संख्या क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड में mg जितना है उतना ही राइट साइड में mg की संख्या होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड में जितना ऑक्सीजन की एटम की संख्या है उतना ही राइट साइड में ऑक्सीजन एटम की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस हमको करना आवश्यक है। बैलेंस इसलिए करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। वाई डू वी रिक्वायर या वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? तो वी नीड या वी रिक्वायर केमिकल we balance chemical equations to satisfy law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में अब कह रहा है। आइए देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लास 9 में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। कह रहा है कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का एटम का संख्या सेम रहना चाहिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। इन अदर वर्ड्स, विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन माने ये वाला, जैसे Mg + O2, ये पूरा ये क्या है, इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। Mg + O2 MgO, ठीक है। तो कह रहा है अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू स्टडी इन क्लास 9। क्लास 9 में जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा उसको करा याद कीजिए। उसमें क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट्स का जो टोटल मास है जो मौजूद है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट्स के मास के बराबर। जैसे यहाँ है द वर्ड इक्वेशन जिंक प्लस सल्फरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दूसरा जो एक्टिविटी हमने किया था कि जिंक ग्रेनुअल्स लिया था, तीसरा वाला एक्टिविटी, और सल्फरिक एसिड लिया था, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। जिंक का सिंबल हो जाएगा Zn, सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का हो जाएगा H2। तो आइए इसको हम लोग को बैलेंस देखना है कि बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस होगा तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, अगर होगा तो हमको बैलेंस का निकाल सकता नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले गिनना पड़ेगा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड Zn + H2SO4, ये रिएक्टेंट्स है, और इधर ZnSO4 + H2 ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो कह रहा है लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। कह रहा है दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे यहाँ एलिमेंट Zn, यहाँ हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे। एलिमेंट, इधर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इधर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो Zn देखिए, जिंक इस लेफ्ट साइड में एक एटम है, इधर भी जिंक क्या है, एक है, तो 1 और 1 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन इधर देखिए H2 लिखा हुआ है, उधर भी H2 लिखा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो इधर भी हाइड्रोजन का एटम 2 है, उधर भी हाइड्रोजन का एटम 2 है। S सल्फर का इधर देखिए 1 है और उस साइड भी सल्फर का एटम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का एटम 4 है, उस साइड भी ऑक्सीजन का 4 है। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, क्योंकि एटम्स की जो संख्या है वो दोनों साइड में सेम है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में भी सेम है और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, सेम है। तो ये कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
जिंक आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में, या उसको LHS भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ जिंक की संख्या 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का एटम का संख्या 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सल्फर का जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब है कि कभी कभी बैलेंस नहीं रहेगा तो हमको बैलेंस करना है। जैसे ये वाला रिएक्शन देखें, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। Fe मतलब आयरन, H2O वाटर, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करना है। तो इससे पहले सबसे पहला काम स्टेप 1 होता है कि फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस। सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ कर लेना है, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेना है। टू बैलेंस ए केमिकल, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करना है अराउंड इच फार्मूला, हर एक फार्मूला में। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ बदलाव नहीं करना। अभी सिर्फ बॉक्स बना दिया ऐसे करके, Fe लेफ्ट साइड में और Fe3O4 प्लस बॉक्स बना दी। उसका नेक्स्ट स्टेप 2 है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट का नाम लिख देंगे सबसे पहले। इधर इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है पहले ध्यान से देख लेना है। तो Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स मिला लेना है। लेफ्ट साइड में देखिए Fe1 है और राइट साइड में भी Fe3 लिखा हुआ है, तो राइट साइड में Fe3 है इसलिए 3 लिखा है। LHS में रिएक्टेंट साइड में आयरन Fe कितना है 1, और इधर क्या लिखा है Fe3, मतलब आयरन का एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो यहाँ बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, अभी हम लोग करेंगे। हाइड्रोजन का यहाँ 2 है, उधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का इधर 1 है, उधर 4 है। तो अब यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं, आयरन और ऑक्सीजन, इनका डिफरेंट एटम हमको देखने को मिल रहा है। LHS में अलग, RHS में अलग। हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम है, 2 है। हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो आइए इसको अब बैलेंस कैसे करना है वो हम देखते हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा एटम जिसका रहता है, ठीक है, वहीं से शुरुआत करना कह रहा है कि अच्छा होता है। ऐसे आप कहीं से भी कर सकते हैं शुरुआत चेंज करने के लिए, लेकिन कह रहा है कि सुविधाजनक कन्वीनियंट होता है कि बैलेंस करना जब हम शुरू करते हैं तो हम वहाँ से करें इसका एटम सबसे अधिक है। तो इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स Fe3O4 में अगर देखें तो आयरन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन 4 है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। जो ज़्यादा रहेगा, जिसका एटम ज़्यादा रहेगा प्रोडक्ट साइड में, तो उसको हम पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने का दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 4 ऑक्सीजन लाना है तो चलिए यहाँ पर देखिए, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला। इक्वलाइज करने के लिए हमको फार्मूला नहीं बदल देना है। H2O जैसा है तो H2O ही रहेगा, ही नहीं कि H2O को हम H2O4 लिख दिए, H2O4 लिख दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। अब हमको इधर देखिए, ऑक्सीजन में हमको राइट साइड में 4 है, इधर लेफ्ट साइड में 1 ही है, तो हमको इसको 4 बनाना है। तो हम ये जो H2O है इसके आगे क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। देखिए इसके आगे क्या लिख दिए, 4 लिख दिए H2O के आगे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 था, इधर ऑक्सीजन क्या था, 1 ही था। तो 4 बनाना है हमको, तो हम ये कंपाउंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो हमको आगे में क्या लिख देना होगा, 4 लिख देना होगा। तो चलिए ऑक्सीजन तो हमारा 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, लेकिन एक और नया समस्या अब खड़ा हो गया। फिर से मिलाएंगे, क्या हमारा बैलेंस हो गया? तो जब मिलाने गए तो आयरन इधर 1 उधर 3, अभी आयरन नहीं मिला है। इधर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया मैच करके, लेकिन अब हाइड्रोजन का संख्या गड़बड़ा गया। इधर रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन इधर H2 लिखा हुआ है, आगे में 4, मतलब 4 गुना 2 H2 है, और उधर आगे में 4 है, मतलब हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब उधर भी 8 लाना है, तो उधर 8 लाना है, तो इसका मतलब ये जो H2 है इधर 4 लिख देंगे। देखो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देखिए ये H2 है, इसके आगे 4 लिख दिए, तब 4 गुना 2 क्या होगा, 8 हो पाएगा। पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर किए, लेकिन जो ही ऑक्सीजन को बराबर किए हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो है
संख्या वो गड़बड़ा गया। ऑक्सीजन पहले सबसे पहले इधर रिएक्टेंट साइड में 4 था, 1 था, और प्रोडक्ट साइड में 4 था। तो हमको रिएक्टेंट साइड में भी 4 बनाना था, तो हमने H2O के आगे में क्या लिखा, 4 लिख दिया। H2O के आगे में 4 लिखने से हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट हाइड्रोजन की संख्या फिर गड़बड़ा गई। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 ही है, और अब हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में 8 हो गया, क्योंकि H2 है और आगे में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब 4 × 2 हमको करना पड़ेगा, तो 8 हो गया। तो फिर से अब 8 हाइड्रोजन को बनाने के लिए फिर इधर जो H2 है इसके आगे अब हम 4 लिख देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब फिर से मिला लेंगे हम कि आयरन इधर भी 1 है, आयरन जो है इधर भी 1 है। अब फिर से जो हम लोग मिला लेंगे कि आयरन इधर भी 1 है, इधर 3 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सिर्फ अब आयरन नहीं मिला है, तो अब आयरन को भी मिला देंगे। यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, Fe के सामने में 3 लिख देंगे। तो 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2। अब फिर एक बार मिला लेंगे, तो इधर देखिए आयरन 3, इधर Fe3, आयरन इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 8 की 4 O, और इधर भी ऑक्सीजन कितना O4 4, इधर हाइड्रोजन 8, 4 × H2, इधर भी 4 × H2 माने 8 हाइड्रोजन। तो अब जो है ये बैलेंस हो चुका है कि आयरन का संख्या इधर 3 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3, ऑक्सीजन का संख्या रिएक्टेंट साइड में 4, प्रोडक्ट साइड में भी 4, ऑक्सीजन का 4, उधर भी 4, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 8, और इधर भी 8, 4 × 2 8। तो ध्यानपूर्वक हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को कर लिया, और अंत में लास्ट में किसको कर लिया, आयरन को कर लिया। यहाँ पर जैसे आयरन को कर लिए तो Fe यहाँ 1 ही था, यहाँ Fe 3 था। तो अगला स्टेप में हम Fe के आगे में क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। तो अब आयरन का भी 3 हो गया, आयरन भी इस साइड में 3 और इस साइड में 3, और ऑक्सीजन का बात करें तो इस साइड में 4, इस साइड में भी 4, हाइड्रोजन का बात करें तो इस साइड में आपका 4 × 2 8, इस साइड में भी 4 × 2 8। तो इस तरीके से अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। आयरन का इसमें 3 एटम है, तो इसमें अब आप अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, बोथ साइड्स आर इक्वल, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये जो इक्वेशन है अब क्या है, बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये जो मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एज वी मेक ट्रायल्स, क्योंकि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने का, ठीक है। तो इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। आगे देखिए, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। कह रहा है कि ये जो बैलेंस इक्वेशन ये हमको कुछ बता रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, क्या ये जो रिएक्शन है हमको किसी भी एलिमेंट का फिजिकल स्टेट बता रहा है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, नहीं बता रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस सिचुएशन। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड। फिजिकल स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं। गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G, L, AQ, S रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट अगर गैस है, गैसियस है, तो उसके लिए हम लोग क्या स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देंगे ब्रैकेट में। लिक्विड है तो L से रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई अगर एक्वस है तो AQ स्मॉल में AQ से रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई सॉलिड है तो हम S से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वर्ड इक्वेशन में एक्वस को AQ लिखा जाता है। तो इस तरह से आइए देखते हैं। तो अब Fe3Fe ब्रैकेट में S लिख दिए, 4H2O तो ब्रैकेट में G लिख दिए, Fe3O4 ब्रैकेट में S और 4H2G। इससे अब इक्वेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया। हमको दिखाई दे रहा है कि आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, H2O वाटर का फार्मूला होता है, वाटर जो है यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लिया गया है, और वहाँ सॉलिड है और यहाँ G है।
तो फिजिकल स्टेट्स जो है यूजुअली केमिकल इक्वेशन में हम नहीं भी कभी कभी लिखते हैं, अनलेस इट इज़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत हो तो हम लोग लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं हो तो नहीं लिखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर जी इस्तेमाल H2O के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो वाटर जो है वो लिक्विड रूप में नहीं लिया गया था। यहाँ वाटर का इस्तेमाल जो है वो स्टीम भाप के रूप में लिया गया था। वाटर का भी अपना 3 फॉर्म जनरली आप लोग देखते हैं। एक आइस देखते हैं तो वाटर का क्या है, सॉलिड फॉर्म है। स्टीम भाप वो वाटर का गैसियस फॉर्म है, और पानी जो हम पीते हैं वो वाटर का लिक्विड जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में आयरन और वाटर वाले में जो केमिकल रिएक्शन था वो स्टीम लिया गया था, इसीलिए यहाँ पर H2O की जगह पर जी लिखा गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे। कह रहा है समटाइम द रिएक्शंस कंडीशन सच ए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कभी कभी हम लोगों को कुछ रिएक्शन का कंडीशंस भी लिखना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम इंडिकेट करते हैं इस तरीके से रिएक्शन के ऊपर। जैसे मान लीजिए CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस, और ये 2H2 ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है 340 ATM, मतलब ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है, और इधर बन रहा है CH3OH। ठीक है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इधर देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर 12H2O है वाटर है, इधर सनलाइट, और इधर क्या लिखा है, क्लोरोफिल लिखा है। मतलब रिएक्शन में ये बताया जा रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इधर बन रहा है ग्लूकोज। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, आप लोग इससे पहले से ही परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। नहीं है तो देख लीजिए, 6CO2 + 12H2 ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। पौधे जो हैं अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये आप पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो पौधे जो है अपना भोजन का खुद निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और वो जो फूड जो तैयार होता है उसको ग्लूकोज कहा जाता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का क्या है, फार्मूला है। तो इधर देखिए ये CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये 12H2 वाटर का यह 12 आइटम लिया गया। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो आप बहुत छोटे क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास 10 में आपको इसलिए दिया गया, बस बैलेंस्ड करके दिखाया गया। अगर आप इसमें मिलाना चाहेंगे तो हर एक आइटम का, एलिमेंट का आप एक टेबल बना लें इसी प्रकार से। ठीक है, एक टेबल बना करके कि रिएक्टेंट साइड में कितना आइटम है, प्रोडक्ट साइड में कितना आइटम्स है, तो आप देखेंगे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो कभी कभी हम लोग जो रिएक्शन का जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के प्रेजेंस में, या कैटलिस्ट वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो बता दें कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, स्पीड को बढ़ाता है, घटाता है। कैटलिस्ट जनरली बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, फास्टर कर देता है। तो कभी कभी कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग, तो वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये कैटलिस्ट भी अगर यूज होगा तो उसको भी हम लोग को कहाँ लिखना है, एरो के ऊपर लिखना है केमिकल इक्वेशन में। तो ये जो है टॉपिक जो है पूरा तो अभी फिनिश नहीं हो पाएगा आज ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो इतना ही जो है हम लोग यहीं पर इसको जो है छोड़ते हैं। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भी यहाँ क्वेश्चन आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन आंसर को फ़िलहाल आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1, 2 और 3 इसको आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, उससे आसानी से बन जाएगा। अगर आपने ये ध्यान से अगर ये सुना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो इसका आंसर को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में सभी टॉपिक्स का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स का जो है वीडियोज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट समेटिव जो है, पहला जो टर्म 1 जो है वो आने वाला है, जो कि सितंबर में होगा। तो उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।